अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। इसके कोर्स कंटेंट्स आपके सामने नज़र आ रहा है। इसके अंदर हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके सामने है। पहला इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, इसके बाद फिर रोल ऑफ कंप्यूटर है, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर है, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो ये सब टॉपिक्स भी हम पढ़ेंगे साथ साथ। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें और उसके पेज नंबर 9 पे जाएं तो आपके सामने ये वाला पेज शो होगा, उसके ऊपर ये चीज़ें लिखी होंगी। इसमें बेसिकली जो कंप्यूटर की डेफिनेशन बताई जाती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। जी, मैं कुछ वर्ड हाईलाइट करता जाऊंगा, इसके मीनिंग्स साथ साथ बताता जाऊंगा, आपने उसको नोट करते रहना है। कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो रॉ डेटा जो है वो इनपुट लेता है। ये इनपुट के ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिया है। वो इनपुट डेटा जो है वो कंप्यूटर में कीबोर्ड के ज़रिए से, माइक के ज़रिए से, माउस के ज़रिए से या किसी भी इनपुट डिवाइस के ज़रिए से वो डेटा एक्सेप्ट करता है। फिर वो उसके प्रोसेसिंग यूनिट में चला जाता है। वहाँ पे वो डेटा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद उसकी आउटपुट देता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको यूँ समझाऊँ कि आपने कैलकुलेटर यूज़ किया होगा, तो आप 2+3 लिखते हैं तो उसका जवाब 5 आता है। तो यहाँ पे जो 2+3 जो है ये इनपुट है। 2+3 ये इनपुट है जो हम उसके कीपैड की मदद से देते हैं। इसमें एक प्रोसेसर लगा होता है, वो उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद वो उसकी क्या करता है, आउटपुट दिखाता है, ठीक है। आउटपुट कितनी आएगी, 5 आएगी। तो कंप्यूटर का ये बेसिक फंक्शन है 3 जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर की डेफिनेशन अभी तक फिक्स नहीं हुई, लेकिन उसके जो फंक्शन है उसकी बेस के ऊपर कंप्यूटर को कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है जो आपकी ये बुक के अंदर है। वो ये कि कंप्यूटर इज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट। अब मैं इनपुट के ऊपर ये टिक कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये इनपुट और ये इनपुट सेम है। ये इनपुट क्या लेता है, रॉ डेटा। 2+3 उसने लिया, ये डेटा है हमारे पास। फ्रॉम द यूज़र, ये इनपुट कौन देता है, यूज़र देता है, ठीक है। और ये यूज़र ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है और एक कोई कंप्यूटर मशीन भी हो सकती है। यानी कि दो कंप्यूटर मशीन्स, इसमें से एक यूज़र बन सकता है और दूसरी कंप्यूटर मशीन भी बन सकती है। लेकिन फिलहाल आप ये समझें कि एक यूज़र ह्यूमन बीइंग है जो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है और इनपुट देता है, उसको 2+3 की कमांड देता है and processes it under the control of set of instructions called program। अब कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है किसी प्रोग्रामर ने, ठीक है। अब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उसमें लिखा होता है कि उसने इनपुट कैसे लेनी है, उसने उसको प्रोसेस कैसे करना है, फिर और फिर उसकी आउटपुट कैसे शो करनी है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम गिव्स द रिजल्ट, और फिर उसका क्या देता है, रिजल्ट देता है। इसको आउटपुट बोलते हैं और इसके ऊपर मैंने टिक कर दिया। अब इसमें जो प्रोसेसिंग वाला पोर्शन है वो ये वाला है। तो कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर उसकी आउटपुट शो करता है।
फिर इस आउटपुट को सेव भी किया जा सकता है एंड सेव्स इट फॉर फ्यूचर यूज। मिसाल के तौर पर आप मोबाइल के कैमरे के जरिए से तस्वीर खींचते हैं और उसको किसी फोल्डर में सेव कर लेते हैं। तो आप देखें कि कैमरा वो इनपुट डिवाइस है, वहाँ से इनपुट आई, मोबाइल के अंदर एक प्रोसेसर है, एक प्रोग्राम है जो प्रोसेसर की मदद से उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट के तौर पर आपकी तस्वीर को सेव कर देता है। लेकिन ये सारा काम वो बहुत तेज़ी के साथ करता है। ठीक हो गया। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, कंप्यूटर के अंदर सेव करने की, स्टोर करने की ऑप्शन मौजूद होती है। रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। रिट्रीव का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आपने वो तस्वीर खींची है, कुछ वक़्त के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आप उस तस्वीर को दोबारा ओपन करते हैं, तो जो दोबारा हासिल करना है वो रिट्रीव कहलाता है। वो डेटा जो पहले पड़ा होता है किसी फॉर्म के अंदर, उसको जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो असल में आप रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। आप उस तस्वीर में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, जैसे ये इस तस्वीर के अंदर मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, रिट्रीव करते हैं और प्रोसेस डेटा, फिर डेटे को प्रोसेस करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने की भी फैसिलिटी होती है, डेटे को रिट्रीव करने की भी फैसिलिटी होती है, डेटे को प्रोसेस करने की भी फैसिलिटी होती है, डेटे की इनपुट लेने की भी फैसिलिटी होती है, डेटा को आउटपुट देने की भी फैसिलिटी होती है, डेटे को प्रोसेस करने की भी फैसिलिटी होती है। लेकिन ये सारा ही काम, इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना, डेटे को सेव करना, डेटे को रिट्रीव करना, ये सारा वो बहुत स्पीड के साथ करता है। इट प्रोसेस द डेटा, ये डेटे को हल करता है या डेटे के ऊपर प्रोसेसिंग अपने अमल करता है एट वेरी हाई स्पीड, बहुत स्पीड के साथ। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन, जो इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती हैं उसके मुताबिक उसको बड़ी स्पीड के साथ प्रोसेस करता है एंड प्रोड्यूसेस एक्यूरेट रिजल्ट। और जो लास्ट काम वो ये करता है वो ये कि ये एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, फिर उसकी आउटपुट देता है। उस डेटे को स्टोर भी कर सकता है, रिट्रीव भी कर सकता है, ये स्टोर भी कर सकता है, ये रिट्रीव भी कर सकता है, प्रोसेस भी कर सकता है। फिर लेकिन ये एक्यूरेट तरीके से कर, इसमें गलती नहीं होती। जैसे मैं अगर आपको किसी रजिस्टर के ऊपर कहूँ कि 100 बंदे हैं, सब में कुछ चीज़ें तकसीम की गई हैं, तो आप टोटल करेंगे कितनी है, तो आप उसमें गलती कर सकते हैं, आपकी स्पीड भी कम होगी। ठीक है। लेकिन क्या है, कंप्यूटर उसको हाई स्पीड से करता है लेकिन उसके अंदर दुरुस्तगी होती है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। जो प्रोग्राम लिखा होता है उसके हिसाब से वो वैसे ही करता है, अपनी तरफ से कोई चीज़ें ऐड नहीं करता। The instructions given to a computer to perform particular task is known as a computer program। तो पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ प्रोग्राम, तो आपने ये सारी डेफिनेशन उसकी लिख दी थी कि the instructions given to a computer to perform a specific task, particular task is known as computer program। और जो ये प्रोग्राम लिखता है, the person who writes this program is called programmer। ठीक है। तो अब इस पूरे स्लाइड में से जो दो क्वेश्चन बनते हैं वो ये कि व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर is nothing but a machine, an electronic device or electronic machine that takes raw input, raw data as input from the user and process under the control of set of instructions called program, gives the result output and saves it for future use. It processes the data at very high speed without with 100% accuracy। ठीक है। तो वो
जिस हिसाब से प्रोग्राम लिखा जाता है वो उसी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही काम करता है और उसी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक 100% उसका रिजल्ट देता है। तो ये एक पहली स्लाइड थी जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। इसमें से जो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने जब भी हवाला देना है तो आपने इसका देना है कि सर 1.1 का जो टॉपिक था उसमें इस बात की मुझे समझ नहीं लगी, आप क्लियर कर दें। साथ ही टॉपिक का टाइटल भी आपने बता देना, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वो है एवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर। ये वर्ड जो है इसको जब आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि एवेल्युएशन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपके सामने इस वक्त मौजूदा हालत में है वो टाइम टू टाइम किस हालत में रही है। वैसे ये कंप्यूटर था तो सबसे पहले कंप्यूटर की फॉर्म किस किस्म की थी, जैसे ये कंप्यूटर की सबसे पहली फॉर्म जो अभी पता चलता है कि वो क्या थी तो वो पैकेज है। ठीक है, तो इस किस्म का वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती थी, ये वुडन डिवाइस थी। ठीक है, इससे लोग प्लस माइनस किया करते थे, मल्टीप्लिकेशन भी किया करते थे। बहुत चाइनीज़ लोग इसको बहुत ज़्यादा आज भी इस्तेमाल करते हैं, रशिया में भी आजकल इसको इस्तेमाल किया जा रहा है इस डिवाइस को। तो आपने इस डिवाइस की तस्वीरें लेनी है, नेट से सर्च करना है, ये इसका कीवर्ड है। आपने ये भी सर्च करना है कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, evaluation of computers means how the computer evolved from the first mechanical device, abacus, to electromechanical and then to the modern electro-digital computer। कि ये पहला मैकेनिकल डिवाइस था, इस डिवाइस से लेके किस तरह ये मैकेनिकल डिवाइस से स्टार्ट हुआ, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बना, उसमें बिजली भी शामिल होगी। ये पहले बगैर बिजली के था, सिंपल ह्यूमन जो हैंड इसको यूज़ किया करते थे। फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इसमें बिजली भी इस्तेमाल है, इलेक्ट्रिसिटी भी इस्तेमाल है। फिर आजकल के जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, ये कैसे है, तो ये पेपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज एवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर, तो आपने इसकी ये वाली डेफिनेशन लिख देनी, यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको यहाँ पे ख़त्म कर देना। ठीक है, अब सबसे पहला जो मैकेनिकल डिवाइस था वो था पैकेस। पैकेस वाज द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। कैलकुलेटिंग डिवाइस से मतलब जिस तरह आजकल हमारे कैलकुलेटर इस्तेमाल होता है, ये भी प्लस माइनस के लिए इस्तेमाल होता है। मोस्ट प्रोबेबली इन्वेंटेड इन चाइना। ज़्यादातर ख्याल यही किया जाता है कि चाइना में इस ये इन्वेंट हुआ था। इट कंसिस्टेड ऑफ वुडन फ्रेम। इसकी अब शक्ल सूरत कैसी है देखें, ये लकड़ी का बना वुडन फ्रेम है, ये सारा वुडन फ्रेम हैविंग पैरेलल रॉड्स। इसमें ये रॉड्स हैं, ये वाले 1 2 3, ये बहुत सारे हो सकते हैं, ये पैरेलल रॉड्स हैं as shown in figure। these rods had a number of wooden beads। इसके अंदर बीड्स हैं, ये जो तस्बीह के दाने जैसे हैं वुडन बीड्स, तो ये इसके अंदर ये तस्बीह के दाने 1 2 3 4, ये डिफरेंट है। ठीक है, which could slide freely along the length of rod। ये रॉड जो है इसकी जो लंबाई है इसके हिसाब से ऊपर या नीचे हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड फ्रीली along the length of the rods। rods के साथ साथ इसको हम स्लाइड कर सकते हैं फ्रीली। while performing calculations beads were moved up and down। जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो बीड्स को हम क्या करते हैं, मूव करते हैं अप एंड डाउन विद द फिंगर्स, हाथों के साथ, उंगलियों के साथ। बेकस वाज यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन। अब ये क्वेश्चन होगा कि इसमें कौन कौन से काम हो सकते थे, किस चीज़ की परफॉर्मेंस ये परफॉर्मेंस देता था। इसमें एडिशन होती थी, सब्ट्रैक्शन होती थी, मल्टीप्लिकेशन होती थी एंड डिवीजन होती थी। It has been used in China and some other Asian countries till the end of 20th century। अभी तक ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैंने तो कई चाइनीज स्कूलों के अंदर अभी भी इसको देखा है कि टीचर जो है यूज़ करवाते हैं, नर्सरी से स्टार्ट करवाते हैं और फिर उसको आगे तक लेके जाते हैं। इसके बाद अपेकस के बाद जो डिवाइस
इजाद हुई थी वो था नेपियर्स बोन। ठीक है, नेपियर बोन ये आपके सामने है। जॉन नेपियर, a Scottish mathematician, invented a calculating device called Napier। उसने ये वाली डिवाइस में इसने भी इसी तरह रॉड रखे, ठीक है, और इसको नेपियर बोन का नाम दे दिया इस पूरे को। In 1614, which is shown in figure, it consists of a wooden box containing rotating cylinders, each of which had the digits from 0 to 9। इसके ऊपर ये सिलेंडर है, इसमें देखिए हर एक के ऊपर 0 से लेके 9 तक जो नंबर, जैसे आपके मोटरसाइकिल के मीटर के ऊपर मीटर के अंदर जो डिजिट्स नज़र आ रहे होते हैं वो भी समझे सिलेंडर है, और वो मूव करते हैं 0 to 9। जब एक 0 to 9 मूव कर जाता है तो फिर जो उससे लेफ्ट वाला होता है वो फिर क्या करता है, एक और आगे चला जाता है। ठीक है। It consists of wooden balls containing rotating cylinders, each of which had the digits from 0 to 9। It could multiply। अब ये क्या काम कर सकता है, ये मल्टीप्लाई कर सकता है, डिवाइड एंड फाइंड स्क्वायर रूट्स, और ये स्क्वायर रूट्स भी कर सकता है नंबर ऑफ नंबर्स बाय यूजिंग सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। His biggest achievement was the invention of logarithm। ये जो जॉन नेपियर था, इसने सबसे बड़ी इसकी जो अचीवमेंट थी, इसने लॉगरिथम को डेवलप किया था। ये आपके मैथ में लॉग का चैप्टर है ना, ये उसी ने इन्वेंट किया होगा। अच्छा, अब आप हैरान हो रहे होंगे कि सिर्फ सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कैसे होता है, तो जल्दी जल्दी बताता चलो कि कंप्यूटर को सिर्फ एडिशन का पता है, बाकी उसको ना मल्टीप्लिकेशन आती है, ना उसको डिवीजन आती है, ना उसको बाकी जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं। अब उसमें वो करता है क्या है, मिसाल के तौर पर 2+2 कितना होता है, 2+4 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब 6 में से 2 निकालते हैं, ठीक है, तो माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना जवाब आएगा, 4 आएगा। लेकिन कंप्यूटर उसको प्लस करता है। कंप्यूटर कहता है कि 6 में से 4 निकालते हैं तो जवाब 2 आता है, तो कंप्यूटर ये कहता है कि 4 में कितना प्लस करें कि जवाब 6 आ जाए। ठीक है, तो कंप्यूटर उसको प्लस ही लेता है। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है तो इसका जवाब कितना आता है, 6 आता है, तो कंप्यूटर इसको कहता है 2 को 3 टाइम प्लस कर ले तो जवाब कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इसी तरह 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो कहता है 2 को कितनी मरतबा डिवाइड करेंगे जवाब 6 आ जाए। 2 को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें, प्लस करें कि जवाब 6 आ जाए। तो अब वो 2 को 3 दफ़ा प्लस करें तो जवाब से, तो इसका 3 जवाब है, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 फिर जवाब कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एडिशन करना जानता है, ना उसको सब्ट्रैक्शन आती है, ना उसको मल्टीप्लिकेशन आती है, वो सिर्फ सब्ट्रैक्ट। तो इसी तरह नेपियर ने भी क्या किया कि सिंपल एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से ही उसने ये स्क्वायर रूट भी मालूम की, उसने मल्टीप्लिकेशन भी मालूम की, ये सारी चीज़ें उसने ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से की। लेकिन जदीद जो कंप्यूटर है, जो लेटेस्ट कंप्यूटर, ये सिर्फ प्लस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। पास्कलिन ये भी एक डिवाइस है जो प्लस माइनस के लिए इस्तेमाल होती थी। ब्लेजी पास्कल एक साइंटिस्ट था, ठीक है, और फ्रेंच मैथमेटिशियन है, उसने इस डिवाइस को इन्वेंट किया था। ये कैलकुलेटिंग मशीन है, ये सिर्फ प्लस माइनस करती है। इसका नाम क्या है, पास्कलिन है, और ये किस ईयर में उसने इन्वेंट किया, 1642 में, व्हेन ही वाज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड, जब वो सिर्फ 19 साल का था। पास्कलिन यूज्ड रोटेटिंग व्हील्स एज शोन इन फिगर, ये रोटेटिंग व्हील्स इसने यूज किए। Each wheel had a 10 parts, इसके 10 parts है, from 0 to 9। Calculations were performed by the rotation of wheels। When one wheel completes a rotation, the next wheel moves by one digit। जैसे मैंने बताया कि आपके
मोटरसाइकिल का जो मीटर है तो उसका पहला 0 से 9 तक जाता है, फिर 0 होता है तो उससे नेक्स्ट वाला जो होता है वो 1 हो जाता है। तो ये भी इसी तरह मूव करता है, ये 0 से लेके 9 तक मूव किया तो ये एक इसमें प्लस कर देगा, ठीक है, एक इसमें प्लस हो गया, फिर ये 10 दफ़ा घूमता तो फिर ये नेक्स्ट एक का इजाफा हो जाता है। It had a number of small slots for displaying the result it could perform. इसके ऊपर आउटपुट भी शो होती थी। It had a number of small slots for displaying the result. Result मतलब आउटपुट शो करने के लिए स्लॉट भी बनी हुई थी। ये स्लॉट्स हैं इसकी, जहाँ पे इसकी आउटपुट, इसको ज़ीरो करते तो इधर ज़ीरो आ जाता है, इसको वन करते, वन पे करते तो ये वन आ जाता है। ये 9 होता, फिर एक दफ़ा घुमाते, इसका एक चक्कर कंप्लीट होता तो इस पे एक का इजाफा हो जाता है, जैसे आपके मीटर के ऊपर है, मोटरसाइकिल के मीटर के ऊपर आता है। इट कुड परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर्स के ऊपर ये कर सकता है। होल नंबर में जीरो भी आता है, जीरो से लेके 9 तक। बाकी इसमें पॉइंट वाले नहीं होते थे, फ्लोटिंग पॉइंट्स यूज नहीं होते थे, रियल नंबर यूज नहीं होते थे, ठीक है। तो ये सिर्फ जो इंटीजर्स हैं या होल नंबर आपके हैं जिसमें जीरो भी शामिल है उसको यूज करते हैं। अब डिफरेंस इंजन, ये एक डिवाइस है, एंड एनालिटिकल इंजन, इसके बारे में आप पढ़ते हैं अभी। इन 1822 the English mathematician Charles Babbage started work on the big calculating machine about the size of a room. एक रूम्स के साइज की एक मशीन थी, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उसने इस मशीन का नाम क्या रखा? डिफरेंस इंजन रखा। बाबेज वर्कड फॉर मैनी ईयर्स, बाबेज ने इसके ऊपर कई साल तक काम किया। मैंने एक जगह पढ़ा तकरीबन 20 ईयर्स इसने इसके ऊपर काम किया। बट ही कुड नॉट कंप्लीट इट, ये डिफरेंस इंजन कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन वो इसके ऊपर मुसलसल मेहनत करता रहा। लेटर ही केम अप विद आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन। अच्छा, ये कंप्लीट क्यों नहीं कर सका? ये इसलिए नहीं कंप्लीट कर सकता, उस वक्त इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसको किसी सामान की ज़रूरत होती तो वो सामान को बना नहीं सकता था। वो मतलब कि मशीन को उसने जो पुर्जे वगैरह बनाए ना, ठीक है, वो कुछ हद तक तो बना लिया, उसके बाद इसके ऊपर काम करता है, लेकिन उससे ना बना। वो कई मसाइल के ऊपर इसके ऊपर इशू में उलझा रहा, फिर आखिरकार उसने 20 साल तक इसके ऊपर काम, फिर उसको छोड़ दिया। फिर उसने एक नया आइडिया दिया, उसने उसको तर्क कर दिया उस आइडिया को, फिर एक नया आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन का, विच इज शोन इन फिगर 1.5, ठीक है। अच्छा, ये आपके सामने एनालिटिकल इंजन विच इज शोन इन फिगर 1.5। he could not complete it because technology was not advanced enough, but he laid the foundation stone of modern digital। वो इसको भी कंप्लीट ना कर सका, एनालिटिकल इंजन को भी कंप्लीट ना कर सका, लेकिन क्या था कि उसने चार्ल्स बाबेज को हम फादर ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जो एनालिटिकल इंजन बनाया है, इसकी जो वर्किंग है और जदीद कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो सेम है, ठीक है। उसमें भी इनपुट है, इसमें भी इनपुट है। उस पुराने कंप्यूटर में भी प्रोसेसिंग होती थी, इसमें भी प्रोसेसिंग होती है। इसमें भी डेटा सेव होता था, इसमें भी डेटा सेव होता है। उसमें भी डेटा शो होता था, इसमें भी डेटा शो होता है। तो मेन पार्ट्स उसके जो थे वो सारे के सारे सेम है, उसी बेस के ऊपर काम करते हैं। तो इसलिए चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। लेटेस्ट कंप्यूटर्स इसी की वजह से बने, उसने ही बुनियादें डाली हैं इस कंप्यूटर की। He could not complete it because the technology was not advanced enough। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो थी वो एडवांस नहीं थी, नाकाफ़ी थी उस वक़्त कि वो उसके मसाइल को हल करती। बट ही लेड द फाउंडेशन, लेकिन उसने बुनियाद रख दी, संगे बुनियाद रख दिया। लेड द फाउंडेशन स्टोन, संगे बुनियाद रख दो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, जो आजकल के मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर बन रहे हैं, उसकी उसने बुनियाद रख दी थी उस वक्त, ठीक है। किस सन में? ये 1822।
Today's modern digital computers are based on the idea of analytical engines. Charles Babbage is known as the father of modern digital computer. ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स क्यों कहा जाता है, तो आपने कहना है कि चार्ल्स बाबेज came up with the idea of analytical engine that has the same foundations or as our digital computer has. Therefore, he laid the foundation stone of modern digital computers. Therefore, he is known as the father of modern digital computer. तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ल्स बाबेज को जदीद दौर के कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर्स का बाप क्यों कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं ऑलरेड डेस्क 1819, ये 22 है और ये क्या है 89, इससे पहले कितना था 1642, फिर क्या है 1822, फिर 1890। Herman Horvath built a tabulating machine called Horvath desk as shown in figure। ये डेस्क की सूरत में जैसे डेस्क है, ठीक है। This machine was invented to help with the census of 1819 in America। ये मर्दमशुमारी जो हुई थी, लोगों को काउंट किया गया था, तो उसके लिए उसने ये सेंसस के लिए ये मशीन बनाई थी। हॉलरेथ डेस्क कंसिस्टेड ऑफ अ कार्ड रीडर, इसमें कार्ड रीडर होता था, ये एज इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होता है। विच इज सेंस द होल्स इन द कार्ड, अ गियर ड्रिवन मैकेनिज्म which could count and large set of digital indicators to display the results। वो कार्ड के ऊपर पंच कर देते थे और वो एक तरफ से वो कार्ड जो है ना ऊपर आता था, ठीक है। तो ये मशीन उसको रीड कर लेती है, जैसे आजकल आप मोबाइल के अंदर सिम कार्ड डालते हैं, ठीक है, तो वो मोबाइल उसको रीड कर लेता है। ठीक है, इसी तरह पहले ज़माने में फिर ये क्या था कि वो उस कार्ड के ऊपर होल हुए होते थे, सुराख हुए होते थे और दूसरी तरफ से उभरा हुआ होता था, ठीक है। तो 10 की फॉर्म में ही डेटा वो ले रहा होता है। which sense the holes in the cards, a gear driven mechanism। गियर कहते हैं गरारियां जो हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गियर्स वो मशीन के अंदर जो गरारियां इस्तेमाल होती हैं गियर बोलते हैं उनको। उसका एक मैकेनिज्म था which could count and large set of dial indicators to display the result, और वो उसका रिजल्ट भी डिस्प्ले का। after building on a desk, Horrocks started a company by the name of Tabulating Machine Company (TMB। ठीक है, ये पहली कंपनी थी, ठीक है, जो इसी तरह मंजरेआम पर आई। Eventually this company changed its name to International Business Machine। तो फिर इसका नाम क्या रख दिया गया IBM। IBM के कंप्यूटर्स आप यूज करते हैं, तो उस वक्त क्या था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। IBM का पहला नाम क्या था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी था। और ये कब किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था, ये मर्दमशुमारी के लिए, यानी कि किसी कंट्री के जो वहाँ के लोग हैं उनको काउंट करने के लिए ये मशीन इस्तेमाल हुई थी। फिर इसके बाद हम स्लाइड रूल के बारे में पढ़ते हैं। स्लाइड रूल भी फिर ये 1614 के अंदर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के आइडिया के ऊपर। इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑर्टर डेवलप्ड अ डिवाइस कॉल्ड स्लाइड। इट वाज अ वेरी यूजफुल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व्ड मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन भी करती थी, डिवीजन भी करती थी, ठीक है। इट हैज 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स थे। एक ये रूल है, एक ये कर्सर है और एक ये स्लाइड है, ठीक है। इट हैज 3 स्लाइड, रूल एंड ट्रांसपेरेंट स्लाइडिंग कर्सर। ये ट्रांसपेरेंट, ये इसके ऊपर मूव करता है इसके ऊपर, ठीक है। स्लाइड रूल आ गया, ठीक है, ये रूल है, पूरा पैमाना है, ये स्लाइड है इसकी, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट कर्सर है। अब ये याद रखिएगा कि स्लाइड रूल वाज रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटर इन द अर्ली 1970s।
फिर मार्क 1 है, ये भी एक कंप्यूटर है, ठीक है। दी नेक्स्ट सक्सेसफुल, देखिए इसके साथ सक्सेसफुल लिखा हुआ, यानी कि कई रिक्वायरमेंट्स जो थी जो इस सिस्टम में पूरी, ये पूरे का पूरा पूरे कमरे में आता है। फिर ये है कि इसके एक हिस्सा नहीं, इसके दो हिस्से थे, शुरू में इसके दो हिस्से थे, दो तीन मुख्तलिफ कमरों में पड़े होते थे। कंप्यूटिंग मशीन इन्वेंटेड वाज अ डिजिटल कंप्यूटर नोन एज मार्क वन। मार्क वन, इट वाज इन्वेंटेड बाय हावर्ड एकन इन 1944। ठीक है, इसको किसने इन्वेंट किया? ये बेटा ऑब्जेक्टिव टाइम में आएंगी चीजें। मार्क वन को किसने इन्वेंट किया? हावर्ड एकन ने। किस सन के अंदर? 1944। Mark 1 could add three numbers having 8 digits in 1 seconds. अब 3 नंबर्स हैं, ठीक है। एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। इसमें 8 डिजिट्स हों, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 8 तक, ये 8 डिजिट यानी कि 8 डिजिट तक। सबसे बड़ा क्या बनेगा? 99999। तो ये तीनों को प्लस कर सकता था इन मैटर ऑफ सेकंड्स। ठीक है, यहाँ पे भी एक नंबर लिखते हैं, उसके डिजिट्स कितने हुए? 8, इसके भी 8 डिजिट्स हों, तो सारे 9 9 9 करते तो तब उसको वो क्या करता, प्लस कर सकता था। लेकिन कितनी देर में? इन मैटर ऑफ सेकंड्स, इन 1 सेकंड इट कुड प्रिंट आउट इट्स रिजल्ट, तो वो प्रिंट भी कर सकता था रिजल्ट ऑन पंच्ड कार्ड्स। पंच्ड कार्ड्स के ऊपर उसकी, वैसे उसकी नहीं आती थी, क्या नाम लेते हैं, आउटपुट पंच कार्ड्स के ऊपर आती थी। अभी तो ये स्क्रीन्स बन गए ना, स्क्रीन्स के ऊपर आती थी, लेकिन वो प्रिंटेड फॉर्म में, जैसे आपको प्रिंटर में से कोई पेपर निकल आता है, तो इसी तरह वो पंच कार्ड से उसके ऊपर प्रिंट किया करता था। ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर मार्क 1 वाज 50 फीट लॉन्ग। ठीक है, ये वो था जो बिल्कुल ही सक्सेसफुल था, लेकिन जब ये पहले बनाया गया तो ये 3 कमरों की मिशन था। फिर उसके ऊपर काम करते रहे, फिर उसको ये एक जो है ना, एक ही कमरे के अंदर लेके आए। तो ये कितने मीटर लॉन्ग था, कितने फीट लॉन्ग था? 50 फीट लॉन्ग था, 8 फीट हाई। ठीक है, इसकी लंबाई देखने आपके सामने आ रही है 50 फीट, और ये इसकी हाइट कितनी थी? 8 फीट। एंड वेटेड अबाउट 5 टन्स, और इसका वेट कितना था? 5 टन्स। आप देखें कि आप 20 किलो वजन जो है ना वो हम नहीं उठा सकते, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो बड़ी मुश्किल होती है। अभी आपके हाथ में मोबाइल होता है, और वो उस कंप्यूटर से, मार्क वन से करोड़ दर्जे तेज है और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इट यूज 3000 इलेक्ट्रिक स्विचेस, इसमें 3000 इलेक्ट्रिक स्विचेस यूज है। मार्क वन इज शोन इन फिगर, ये आपके सामने, आपने भी पिक्चर्स और भी सर्च करने हैं। मोर ओवर मार्क टू, मार्क थ्री, देन मार्क फोर वर आल्सो बिल्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ हावर्ड एकन विद एक्सटेंडेड कैपेबिलिटीज। उसमें मजीद फीचर्स डाले गए, एक्सटेंड किया गया, उसको मजीद बढ़ाया गया, एक्सटेंडेड कैपेबिलिटीज, उसकी एबिलिटीज को, उसकी कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड किया गया, बढ़ा दिया गया। सिंस कंप्यूटर इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये अभी तक कंप्यूटर की जो एवोल्यूशन है रुकी नहीं है। अभी 5th जनरेशन कंप्यूटर है ऐसे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। ठीक है, ये कंप्यूटर की 5th जनरेशन है, जिसमें आर्टिफिशियल कंप्यूटर को जहानत मिल, कंप्यूटर खुद फैसले करेगा। अभी तो कंप्यूटर में 4th जनरेशन कंप्यूटर जो है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ जो उनको इनपुट दी जाती है, जो जिस तरह प्रोग्राम लिखा जाता है वैसे उसको प्रोग्राम कर दिया जाता है। लेकिन अब कंप्यूटर खुद फैसला करेगा, उसकी मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो रहा है। अब उससे भी बढ़कर उससे आगे काम हो गया, मशीन लर्निंग के ऊपर आ गया। मशीन खुद ब खुद लर्न करना, आपके एनवायरनमेंट को लर्न करना शुरू कर देती है। इससे भी है डीप विजन के ऊपर, एक बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के तौर पर काम हुआ। मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, उसमें आपने सूफिया रोबोट सर्च करना है गूगल्स के ऊपर। ठीक है, वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह उसकी सोच, उसको सोचती है, बातें करती है, आपके सवालों के जवाब देती है। ठीक है, वो मैं वीडियो में जो लिंक शेयर होगा उसमें वो दे रहे हैं।
इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड इन द मॉडर्न एरा। ये जदीद दौर में भी ख़त्म नहीं हुई। ये जो वैल्यूएशन कंप्यूटर तरक्की कर रहा है, कंप्यूटर की फॉर्म्स चेंज हो रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई। न्यू सिस्टम्स आर बीइंग डेवलप्ड टू प्रोवाइड वॉइस रिकग्निशन। अब कंप्यूटर क्या करते हैं, आपकी वॉइस को भी रिकग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है, आपके फेस को रिकग्नाइज कर लेते हैं, आपके फिंगर टिप्स को रिकग्नाइज कर लेते हैं, आपकी वॉइस को रिकग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है, आपकी लैंग्वेज को रिकग्नाइज करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर लगे हुए होते हैं उसके अंदर। तो इन कंप्यूटर्स को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC is being used today's data centers for fast data processing। तो ज़्यादा अच्छे कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इज़ द यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। अब इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, पहले इसमें की थी क्यू प्रोसेसिंग होती थी, इनलाइन प्रोसेसिंग होती है कि एक प्रोसेस खत्म होता है फिर दूसरा, फिर दूसरा फिर नहीं। अब क्या रह गई, एक ही वक्त में कई कई प्रोसेस चल रहे होते हैं फॉर रनिंग एडवांस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एफिशिएंटली, ताकि जो एडवांस किस्म की जो एप्लीकेशंस बन रही हैं तो वो अच्छे तरीके से रन हो सकें, रिलायबली एंड फास्ट, ताकि उनके ऊपर वो रिलायबल भी हो और वो तेज़ी के साथ एप्लीकेशंस रन भी हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, अब नया कॉन्सेप्ट आ गया एक क्लाउड कंप्यूटिंग का, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द सिंपलेस्ट टर्म्स। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स, ये पेपर में डेफिनेशन आएगी व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव से हट के, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, ठीक है, कि हम डेटे को इंटरनेट से ही हासिल कर रहे हैं बजाय इसके कि हम कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव यूज़ करें। The current advancements in computer technology are likely to transform computer into intelligent machine। अब मैं अभी बता रहा था कि अब कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है, इंटेलिजेंट मशीन, हैविंग थिंकिंग पावर, उसको थिंकिंग पावर दी जा रही है ताकि वो खुद सोचे, खुद फैसले करे। अब जिस कंट्री के पास मशीन लर्निंग कंप्यूटर होंगे, इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स होंगे, तो वो मुल्क तरक्की करेगा। और ये 10 साल के अंदर इतनी एवेल्युएशन आ चुकी होगी इसकी कि कंप्यूटर जो है ना वो घरों में होंगे, रोबोट्स की सूरत में घरों में होंगे। बहुत सारे लोग जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ काम करना शुरू कर देंगे। उनके पास डिसीजन मेकिंग मशीन्स होंगी, उनके बिजनेस के रिलेटेड डेटा सेंटर्स के अंदर मशीन्स होंगी, ठीक है। तो वो कंप्यूटर खुद फैसले कर रहे होंगे और हर शोबे में यूज़ होंगे। सिर्फ 2-3 साल के बाद आप देखिएगा जब आप BS कंप्यूटर साइंस कर रहे होंगे, उन दिनों में आपको ये सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे और आप इंशाल्लाह वो पौध होंगे, वो जनरेशन होंगे जो इन कामों के ऊपर लगेगी और अपने मुल्क के लिए काम करेंगे। रिवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की रिवोल्यूशन will probably continue till their processing capabilities have become equal to human intelligence। तब तक वो चलती रहेगी जब तक उसकी इंटेलिजेंस और उसकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है ह्यूमन कैपेबिलिटीज के साथ हो जाएगी, और इवन बियॉन्ड दैट, या हो सकता है ह्यूमन बीइंग की भी कैपेबिलिटीज को क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो ये साइंस है, साइंस के अंदर दावे किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो इंसानी दिमाग बनाया है इसमें बहुत सारे फीचर्स रखे हुए हैं, ठीक है। इंसानी दिमाग से मिलता जुलता तो कुछ बना लेंगे लेकिन इतनी जो है ना इसके बराबर की बहुत मुश्किल रहेगी आएगी, ठीक है। इंसानी दिमाग में जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटर उतनी प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, लेकिन इंसानी दिमाग जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो सोचता नहीं है कि डेटे को प्रोसेस नहीं करता है इतना ज़्यादा, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर वो सारे फीचर्स ले के चलता है, ठीक है। हम कई चीज़ें भूल जाते हैं, वो लेके नहीं आते, कंप्यूटर नहीं भूलता, कंप्यूटर जो बता दें बस उसी से उठा के ले आता है। अच्छा, मार्क वन के बाद आपको असाइनमेंट देता हूँ कि ये जो हमने सारा पढ़ा है इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने इसमें से ढूंढ के लिखने हैं अपनी बुक में से। व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये 3 से 5 लाइनों का लिख लें, 6 लाइनों का तक कर लें। व्हाट इज़ मेंट बाय एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट फंक्शंस वर परफॉर्म्ड बाय नेपियर बॉन्ड, मतलब वो प्लस माइनस करता था, क्या करता था।
राइट ब्रीफ नोट ऑन डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन क्या है? इसी तरह एनालिटिकल इंजन के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं कि चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर का बाप क्यों कहा जाता है? व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अब आपने ना 2 दिन के अंदर एक एक्टिविटी सबमिट करनी है। आपने क्या करना है, गूगल में सर्च करनी है पिक्चर्स हर साइंटिस्ट की। जैसे जॉन नेपियर का नाम मैंने लिया, ठीक है, इसी तरह मैंने चार्ल्स बाबेज का नाम लिया है। तो जो जो कंप्यूटर में, सॉरी, इस लेक्चर में जो साइंटिस्ट मैंने बताए हैं उनकी आपने पिक्चर्स देनी है और उनकी शॉर्ट हिस्ट्री लिख देनी है, सिर्फ 2-3 लाइनों की, कि ये कब पैदा हुआ, इसका नाम क्या है, इसकी इन्वेंशंस क्या है। ठीक है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। आल्सो सर्च पिक्चर्स ऑफ ऑल डिवाइसेस मेंशन्ड इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में जो भी डिवाइसेस हैं, जैसे स्लाइड रूल है, ठीक है, जैसे जॉन नेपियर बोन्स है, जैसे पास्कलिन मशीन है, ठीक है, मार्क वन है। तो आपने इनकी तस्वीरें नेट से सर्च करनी है और फिर वो सबमिट करनी है मुझे, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर आपने ये चीज़ सर्च करनी है, टॉप 10 गूगल। ये असाइनमेंट नहीं है आपकी, ठीक है, लेकिन आपने ये अपने तौर पर सर, जो स्टूडेंट सर्च करना चाहे उसके लिए फ़ायदा होगा, जो नहीं करेगा कोई मसला नहीं। लेकिन ये वाली जो है ना, ये असाइनमेंट आपने मुझे सबमिट करवानी, ये अपने, ये क्वेश्चन आपने अपने पास लिख के रख लेने, ठीक है, और मुझे इसकी पिक्चर बना के भेज देनी। लेकिन ये आपने सर्च करने हैं और इसको वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर पेस्ट करके, तो ये फिर आपने मुझे भेजनी है, ठीक है। इसकी पीडीएफ बना लें तब भी ठीक है। टॉप 10 गूगल प्रोडक्ट्स आपने नेट से यूट्यूब पे सर्च करनी है, ठीक है, यूट्यूब पे ऊपर। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाए, नेट से ना सर्च करें, ठीक है। वो वीडियो देखनी है आपने, ठीक है। फिर आपने एक और यूट्यूब पे सर्च करना है, यहाँ पे लिखना है गूगल और आगे लिखना है साइकिल, गूगल साइकिल। ये भी वर्ड आपने सर्च करना है और देखना है कि गूगल साइकिल क्या है। फिर मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जो बच्चा क्वेश्चन का जवाब देगा ना, ठीक है, उसकी मैं एक्टिविटी नोट करता रहूँगा। और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं, भाई ये ग्रुप शुरू हो गया है और लेक्चर स्टार्ट हो गया है। ये फिर जब स्कूल स्टार्ट होना तो मैंने फिर स्टार्ट से नहीं पढ़ाना, मैंने जहाँ पे ये ख़त्म करना वहीं से स्टार्ट करना स्कूल में भी, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो फिर हम पढ़ेंगे ना, वो मैं आपको बता दूंगा किसके रिलेटेड है। वो होगा हमारा हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें बेटा।